हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि संरक्षित क्षेत्रों के बारे में, अर्थात क्या, जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बात करेंगे। हम संरक्षण वाले जो क्षेत्र है, संरक्षण क्षेत्र की बात करेंगे। क्लियर? जैव विविधता के संरक्षण क्षेत्र, दरअसल अगर कोई क्षेत्र, अगर किसी गवर्नमेंट के अंदर में किसी क्षेत्र को अगर किसी विशेष भाग के लिए अगर डिनोट किया जाता है तो कंफर्म है कि उसके लिए कोई ना कोई नियम या कानून बनाए जाएंगे। जैसे अगर कोई राज्य बनाई जाती है तो उस राज्य के लिए एक नियम, एक बाउंड्री बनाई जाती है, तो ये गवर्नमेंट अप्लाई करती है कि यहां से कहां तक की क्षेत्र। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह, जैसे ये यूपी का क्षेत्र है, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए कि यूपी का क्षेत्र है और यूपी के सटे हुए आपका क्या है, ये बिहार का क्षेत्र है, ठीक है। तो यूपी और बिहार का यह क्षेत्र कौन डिसाइड करता है? कि ये दोनों का क्षेत्र हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, अर्थात कि केंद्र ये डिसाइड करता है कि कितना क्षेत्र यूपी का होगा और कितना क्षेत्र बिहार का होगा। मतलब एरिया को, पूरे जो क्षेत्रफल है, उन क्षेत्रफल को डिसाइड कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। जैसे मान लीजिए अगर बिहार की क्षेत्र की बात कीजिएगा तो 94136 यही है आपका। तो ये आपका क्षेत्रफल किसका है? बिहार का है। तो बिहार का क्षेत्रफल सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक उसी प्रकार से कितने क्षेत्र में हमारे पास वन है और उन वन क्षेत्रों में कितना क्षेत्र ऐसा है जिनको सुरक्षित रखा जाए, नहीं तो उनमें विलुप्त होने वाले प्रजाति की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इनका डिसीजन भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और गवर्नमेंट तो बार बार हर 5 साल पे बदलती रहती है, तो गवर्नमेंट के कहने के हिसाब से कैसे काम चलेगा? इसलिए इस प्रकार के क्षेत्रों को बनाने के लिए कानून बनाया जाता है। और यह कानून जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया, सबसे पहली बार इंडिया में जो अप्लाई हुआ वह 1972 में अप्लाई हुआ। कब हुआ? 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण लागू हुआ। अब वन्य जीव के संरक्षण के नियम लागू हुआ, जिसके तहत क्षेत्रों को आवंटित कर दिया गया कि इन क्षेत्रों में किसी प्रकार के पेड़ पौधों को काटना, किसी प्रकार से इन क्षेत्रों में उपस्थित जीवों को मारना कानूनी अपराध है। उन क्षेत्रों में आप नहीं मार सकते हैं, उन क्षेत्रों में किसी भी तरह से शिकार नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। किसके हिसाब से? 1972 के हिसाब से। लेकिन इनमें भी कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ी कि कुछ क्षेत्रों में संचय करने के लिए, मान लीजिए कि यह क्षेत्र आपका हो गया जैविक उद्यान हो गया, जैविक उद्यान हो गया। अब इन क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाले जीवों के संरक्षण की जरूरत पड़ गई। यह पेड़ पौधों से आपका लदा हुआ पूरी तरह। तो वहां पे क्या हो गया? जैविक उद्यानों के अंदर जीवों के भी संचय की जरूरत पड़ी। तो जीवों के संचय के लिए, ध्यान से समझिएगा, जीवों के संचय के लिए एक और कानून उसमें जोड़ा गया और जीवों के संचय वाला जो कानून है वह 1986 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1986 में। और वन्य जीव का संरक्षण नियम कब आया? तो 1972 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा, यहां तक कि कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है कि बताइए वन्य जीव संरक्षण का नियम कब लागू किया गया था। तो यह कानून बन के तैयार हुआ था 1972 में और जीवों के संचय से नियम आपका लागू हुआ था 1986 में। अब जरा बात कर लेते हैं कि जैविक उद्यानों को या फिर सुरक्षित क्षेत्र हो या फिर आपका क्या पशु विहार हो, जिसे सैंक्चुरी भी कहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्राइटेरिया रखे गए होंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों को बनाने के लिए इनमें भी अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिन क्षेत्रों में अगर हमें जाना भी है तो हमें बिना परमिशन का नहीं जा सकते हैं।
अगर किसी पेड़ पौधे को अगर काटना है तो बिना परमिशन का तो उसमें काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहां तक कि पशु चारण के लिए भी हमें अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो वह पूरी की पूरी एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंतर्गत आती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जाइएगा तो वहां पे ILP है, ठीक है, इनर लाइन आपका क्या है, इनर लाइन कंट्रोल के लिए इनर लाइन परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आपको आधार कार्ड चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि आप कितने क्षेत्र के लिए जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं और किस पर्पज से जा रहे हैं। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार के संरक्षण नियम सब कब लागू हुआ? 1972 के बाद ये सभी लागू हुए कि किन क्षेत्रों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, किन क्षेत्रों की आपको बचाने की आवश्यकता है। अलग अलग प्रकार के नियम इसी के अंतर्गत लागू होते हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि यह संचय अगर लागू हो गया, 1972 का अगर नियम लागू हो गया और 1986 का नियम भी लागू हो गया, तो इनमें अलग अलग क्षेत्र आपके बनेंगे। तो पहला क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में अगर देख लिया जाए हम लोग का, तो पहले संरक्षित क्षेत्र में क्या आ जाएंगे? वैसे क्षेत्र जो पूरी तरह से सुरक्षित है, जहां पे कुछ भी आना जाना बिल्कुल भी बंद है। तो ऐसे में इससे चीजों को हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहते हैं इसे? राष्ट्रीय उद्यान, या इसे हम लोग कहते हैं नेशनल पार्क। क्या कहते हैं? नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें क्या है कि इन क्षेत्रों में आपको किसी भी तरह के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल मनाही है। कोई चांस नहीं है कि आप यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी आप क्या करें, किसी भी तरह से पेड़ पौधों की कटाई करें। और इंडिया के अंदर सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वह उत्तराखंड में है, और वह नेशनल पार्क की स्थापना सबसे पहली बार 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 अर्थात कि 1936 में। और इस पार्क का नाम क्या था? तो जिम कॉर्बेट। क्या नाम है इसका? जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट है कहां पर? तो यह है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सबसे प्राचीन, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का है। अब इन क्षेत्रों में क्या है कि इन क्षेत्र में किसी भी तरह से सरकार कंट्रोल करती है। सरकार चाहे तो ही आप उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वहां के पेड़ पौधों काटने, तोड़ने या पशुचारण की तो बात छोड़िए, एंट्री के लिए भी आपको परमिशन लेने पड़ते हैं। उसकी जितनी भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उन क्षेत्रों में आपको पूरी तरह से बाउंड्री किया गया है, और बाजाबता उसके अंदर रेंजर ऑफिसर को रखा गया है। और रेंजर ऑफिसर क्या करते हैं कि आपको पूरा अंदर के जितने भी है जीव जंतु उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करते हैं। अंदर आपके क्या बने गए हैं? आपका जो पशु चिकित्सालय बनाए गए अंदर, फिर पेड़ पौधों को देख रहे की दवाइयां या अलग तरह की पौधे की आपकी जांच पड़ताल के लिए भी विभिन्न प्रकार के आपके क्या बनाए गए? छोटे छोटे विभाग बनाए गए। उनमें सर्वेक्षण करने वाले बहुत सारे जो वैज्ञानिक होते हैं उनको अनुमति होती है, और वो उन क्षेत्रों में जाके सर्वेक्षण कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग को? राष्ट्रीय उद्यान इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। या वैसे अगर बात किया जाए पूरे इंडिया के अंदर टोटल आपका संरक्षित क्षेत्रों की अर्थात की राष्ट्रीय उद्यान की, तो लगभग 84 है। टोटल कितने हैं? 84 नहीं, टोटल 85 अर्थात की 85 राष्ट्रीय उद्यान आपके इंडिया में, ठीक है। और जिनमें से पहला जिम कॉर्बेट है। जनरली आपसे यह पूछा जाता है कि नंबर ऑफ आपके नेशनल पार्क्स, या फिर पूछे जा सकते हैं कि पहला कौन है, स्थापना कब हुई थी, और इन क्षेत्रों में क्या विशेषता रहती है। तो ये वैसे क्षेत्र है जहां पे अनुमति नहीं है। उसके बाद अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए, इसी के अंदर 1972 के कैटेगरी के अंदर अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए, अब बात कर लेते हैं कि अगला सेक्सुडी आती है। सेक्सुडी का मतलब होता है कि पशु विहार। पशु विहार, ठीक है। अभी हम लोग इससे पहले बात किया था हम लोगों ने नेशनल पार्क की। पहला नंबर किसकी बात किया था हम लोगों ने? नेशनल पार्क्स की अर्थात राष्ट्रीय उद्यान की। और नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरे अपने देश के जो भूभाग है उसका सिर्फ 1% क्षेत्र में नेशनल पार्क्स इंडिया में अवेलेबल है। उसके बाद करेंगे पशु विहार की बात, तो पशु विहार दूसरे नंबर पे, इसलिए सीधे शब्दों में इसे याद रखने का आसान तरीका है कि दूसरे नंबर पर यह है तो पूरे भूभाग का लगभग 2% हिस्से में क्या है आपका कि यह पशु विहार है। और पशु विहार की टोटल अगर बात कीजिएगा तो इंडिया में टोटल आपके कितने हैं? लगभग 484 सैंक्चुरीज अवेलेबल है।
अब बात आती है कि पशु विहार और नेशनल पार्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नेशनल पार्क के अंदर किसी भी चीज के लिए बिल्कुल कंप्लीटली रिफ्यूजल है, पूरी तरह से इनकार है कि उन क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन पशु विहार में क्या है कि आपका मालिकाना अधिकार हो सकता है, मालिकाना अधिकार हो सकता है। तो मालिकाना अधिकार का मतलब हो गया कि अगर आपको अधिकार है तो आप अगर पेड़ पौधों को लगाए हैं तो हो सकता है कि उन क्षेत्रों में जाए या किसी आवश्यकता या किसी पर्पस के अकॉर्डिंग उन क्षेत्रों में से कुछ पौधे को कटाई कर सकते हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से सूख गया हो या कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से अपना मालिकाना अधिकार के अंतर्गत उस पशु विहार वाले क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन उन क्षेत्रों में भी जानवरों का शिकार करना यह अपराध है। उन क्षेत्रों में भी जानवरों का शिकार करना दंडनीय अपराध है। और जानवरों में सबसे ज्यादा शिकार पर आपका सबसे ज्यादा प्रतिबंध किसके लिए है, तो हिरन के लिए है, ठीक है। और हिरन वाले कौन हिरन, तो कस्तूरी वाली हिरन है ना जी। कस्तूरी वाले जो हिरन है इन पे सबसे ज्यादा आपका क्या है, रोकथाम है। ध्यान रखिएगा, इसी केस में आपके सलमान खान भी बहुत दिनों तक केस में उलझे रहे थे, सलमान खान, इसी हिरन के शिकार के कारण, राइट। तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यह दयनीय कंडीशन है, टफ कंडीशन है कि उन क्षेत्रों में आप शिकार करना तो बिल्कुल भूल जाइए। हो सकता है कि अगर किसी भी तरह के कोई पौधे में कमी हो या किसी भी अन्य आवश्यकता के कारण आपका अधिकार है, मालिकाना अधिकार है, उसमें आपका क्षेत्र पड़ता है और आपने सरकार को उस क्षेत्र विभाग को पशु विहार के रूप में दे दिया है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कुछ पौधों पर आपका अधिकार उस पर बना रहेगा, लेकिन फिर भी उन क्षेत्रों में आप जानवरों का मारने का अधिकार नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यह दूसरी बात हो गई। तो पहला नेशनल पार्क, दूसरा पशु विहार। अब तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरा नंबर है आपका संरक्षित जैव मंडल। संरक्षित जैव मंडल। अब देखिए, संरक्षित जैव मंडल का मतलब हो जाता है कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे जैविक क्षेत्र जो पूरी तरह से संरक्षित है। लेकिन संरक्षित के अंदर भी तीन तरह से होते हैं। संरक्षित के अंदर भी कितने तरीके से होंगे, तीन भाग होते हैं इनके। पहला भाग तो कोर एरिया होता है, कोर एरिया। तो कोर एरिया का मतलब होता है कि बिल्कुल बीच वाला भूभाग, मतलब ऐसा क्षेत्र जिन क्षेत्रों में आवाजाही और साथ में शिकार करना, पेड़ पौधों को काटना किसी भी रूप में अलाउ नहीं है। मतलब इन क्षेत्रों में कुछ भी करना अलाउ नहीं है, ठीक है। यानी किसी भी तरह से अवैध तरीके से न प्रवेश करना, न अवैध तरीके से पेड़ पौधों को काटना, न शिकार करना, हर काम के लिए आपका उसमें रोक है, किसी भी तरह से अलाउ नहीं है, ठीक है। दूसरा केस इसी में आता है कि आपको क्या किया जाएगा कि उन क्षेत्रों में आपका अलाउड रहेगा, लेकिन कुछ भूभाग के लिए उसमें क्या रहेगा, कुछ भूभाग के लिए, कुछ क्षेत्रों के लिए, कुछ क्षेत्रों में आपको क्या हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में आपके लिए अलाउड रहेगा कि आप पेड़ पौधों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में आपके पेड़ पौधे कटाई या इन क्षेत्रों में चेंजेस कर सकते हैं। और तीसरा इसी में प्रकार आता है कि उन क्षेत्रों को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन किया गया है और प्राइवेट पर्पस से उनकी पूरी तरह से देखरेख होती है और उनकी एक कीमत, एक आपकी अवस्थित तय की जाती है, जिनकी वजह से उनमें रहने वाले जीवों को अगर उससे हानि नहीं होता है तो आपको अनुमति दिया जा सकता है कि आप किसी पेड़ पौधे को काट सकते हैं। मतलब ये कंडीशन है कि आपके पेड़ पौधे के काटने से, आपके जलवायु में परिवर्तन करने से, किसी भी प्रकार से उस जंगल, उस क्षेत्र में परिवर्तन करने से वहां पे रहने वाले जीवों को किसी रूप में कोई हानि ना हो। अगर 1% भी किसी रूप में हानि होती है तो उस कंडीशन में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस संरक्षित जैव मंडल के अंदर भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो अलग अलग केसेस में हमारी जो कंट्री होती है, हमारे देश के संरक्षण के अलग अलग उपाय अपनाए जाते हैं। तो ऐसा ही ये 3 बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा हम आगे अगर बात देखिए, अभी 4 के अलावा 3 हो गए, 3 के बाद चौथा की बात करें
तो एक होता है पवित्र उपवन, एक क्या होता है आपका पवित्र उपवन। तो पवित्र उपवन का मतलब क्या समझते हैं? पवित्र का मतलब कि आपकी क्या हो गई, आस्था से जो जुड़ गई, जो चीजें आपकी आस्था से जुड़ी हो। तो आस्था से जुड़ी हो का मतलब क्या समझते हैं आप? कि आस्था से जुड़ी हो, इसका मतलब हो गया कि आप किसी धार्मिक पर्पस के लिए, किसी धार्मिक क्रियाकलाप से आप इसको जोड़ देते हैं। जब धार्मिक क्रियाकलाप से जोड़ देंगे तो उन पेड़ पौधों को कटाई करना लगभग मना ही हो जाता है। जैसे आपको पता है कि पीपल का पौधा है, अगर पीपल का पौधा है अगर कहीं पे लगा हुआ है तो उसमें आप क्या करते हैं कि उनकी कटाई करना नहीं चाहते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि पीपल के पौधे पे भगवान वास करते हैं, तो पीपल के पौधों को आप नहीं काट सकते हैं, पीपल के पौधों को नहीं काट सकते हैं, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात अगर देखिएगा तो जो आपका जितने भी जनजाति होते थे, उन जनजातियों के लिए फेवरेट जो होता था कदम का पेड़ होता था। अर्थात कि देखिएगा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कदम का पेड़ मतलब कि जनजाति के लिए, जो मुंडा जनजाति है उनके लिए पवित्र पेड़ का नाम बताइए, तो उस समय आपका कदम होगा। ठीक है, तो वह कदम उनके लिए क्या हो गया, पवित्र, आपका पवित्र पौधा हो गया। तो उस कंडीशन में ऐसे पौधों का जो क्षेत्र होगा, उन क्षेत्रों में आपको इन पौधों को काटना नहीं होगा। उन पौधों को अगर नहीं काटते हैं तो समझिए कि वो आपकी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और वह पवित्र उपवन के भाग में आ जाते हैं। और जो पवित्र क्षेत्र है वह भी एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र ही बन जाता है। क्लियर है आप लोग को? तो इस तरह से आपका क्या हो गया, स्टेजेस बन गए। यह 4 तरीके हो गए जो जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र को डिनोट करते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं टोटल। अब टोटल अगर बात करें तो टोटल जैव विविधता के संरक्षण को हम एक चार्ट आपका डेटा से बताने की कोशिश करते हैं, जरा समझिए। मेन चीजें क्या है कि बातों को समझना, जिसे आप डाटा के फॉर्म में आगे भी लिख सकते हैं, एग्जाम के लिए भी उपयोगी होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा शॉर्ट डायग्राम बना के आप नोट्स बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, देखिए जैव विविधता के संरक्षण के 2 स्तर से करेंगे आप संरक्षण। तो मैंने बताया था 2 स्तर में क्या, एक तो हो जाएगा आपका स्वस्थाने, एक क्या हो जाएगा स्वस्थाने, और दूसरा क्या हो जाएगा स्वस्थाने, और एक बाह्य स्थाने, बाह्य स्थाने। ठीक है, स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। क्लियर है? अब स्वस्थाने के अंदर में क्या आ जाएगा और बाह्य स्थाने में, बाह्य स्थाने में तो 2 भाग हो जाएंगे। क्या भाग हो जाएंगे, एक तो आपका बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं जैविक उद्यान, जैविक उद्यान कहते हैं, बोटेनिकल, बोटेनिकल गार्डन। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा कि जीन बैंक हो जाता है, जीन बैंक। या फिर जहां पे क्या कर सके हैं आप मॉड्यूल तरीके से नया पौधे की प्रजनन करा के नए पौधे आप तैयार करते हैं। तो बाह्य स्थान के अंदर 2 भाग हो गए। फिर बात कर लेते हैं स्वस्थाने के अंतर्गत। तो स्वस्थाने के अंदर क्या कि जिस क्षेत्र में रहे उसी क्षेत्र के अंदर क्या, तो उसी क्षेत्र के अंदर मतलब क्या, स्वस्थाने के अंदर आता है कि सुरक्षित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, जो क्षेत्र सुरक्षित है या संरक्षित क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र। अब ये सुरक्षित क्षेत्र में कितने भाग होंगे, तो ये सुरक्षित क्षेत्र भी 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। तो पहला क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, ये नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, सैक्सुडी हो जाएगा यानी पशु विहार, पशु विहार। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपको बताइए, ये नेशनल पार्क हो गया, पशु विहार हो गया, तो तीसरा क्या हो जाएगा भाई, तो तीसरा कंडीशन आपके लिए हो जाएगा नेशनल पार्क पशु विहार के अलावा तीसरा केस क्या उत्पन्न होगा आपके लिए, तो तीसरा केस उत्पन्न होगा आपके लिए संरक्षित जैव मंडल, संरक्षित जैव मंडल। ठीक है, और चौथा पार्ट अगर बात कीजिएगा तो चौथा क्या हो जाए, नेशनल पार्क पशु विहार संरक्षित जैव मंडल।
और चौथा पार्ट अगर इसी का देखिएगा तो क्या मिलेगा हमें देखने को, तो इसमें चौथा देखने को मिलता है जिसकी चर्चा हमने अभी आपसे करी कि वह पवित्र पवित्र संरक्षित क्षेत्र ना जी, पवित्र संरक्षित क्षेत्र, या फिर सीधे शब्दों में क्या है तो इसी को हम कहते हैं कि पवित्र उपवन। क्या कहते हैं, पवित्र उपवन। ठीक है, तो ये 4 भाग हो गए। तो टोटल इस तरह से जैव विविधता के संरक्षण के इतने क्षेत्र होते हैं और अलग अलग रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आशा है फ्रेंड्स ये संरक्षण के तौर तरीकों को आपको समझ में आ गया होगा। अब संरक्षण के उपाय क्या क्या कर सकते हैं, उनके उपाय के बारे में जानेंगे हम लोग कि कैसे इंडिविजुअली बचा सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से नियम कानून लाए गए हैं, उनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। एक और बात, पूरी सीरीज पूरी चैप्टर की टॉपिक आपको क्या दी गई है, पूरी प्ले स्टोर में दी गई है, पूरी आपकी एक प्लेलिस्ट में बनाई गई है, आप उसे क्रमवार तरीके से जरूर देखें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।